नमस्कार प्यारे साथियों, मैं निशान नानक क्लासेस की यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, भी इस यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको भारत की राज्य व्यवस्था की जो क्लास है मैं आपको कंटिन्यू दे रहा हूं। उस क्लास के अंदर कल हमने भाग नंबर 12 शुरू किया था। भाग नंबर 12 के अंदर मैंने आपको बताया था, भाग नंबर 12 के अंदर इसके बारे में हमने चर्चा की थी, केंद्र और राज्यों के वित्तीय संबंधों के बारे में चर्चा की थी। इससे पहले भाग नंबर 11 किया था। 11 के अंदर केंद्र और राज्यों के मध्य संबंध थे, वो कौन से थे? विधायी संबंध थे केंद्र और राज्यों के मध्य। किस प्रकार के? विधायी और प्रशासनिक संबंध थे केंद्र और राज्य के मध्य। ठीक है। इसके जो भाग नंबर 12 है, भाग नंबर 12 के अंदर मैंने आपको कल की क्लास के अंदर जो वित्तीय संबंध है, वित्तीय संबंधों के बारे में बताया था। कहाँ से लेके 264 सॉरी 264 से लेके और कहाँ तक? कल 280 तक बताया था। 280 के अंदर मैंने आपको क्या करवाया था? 280 के अंदर मैंने आपको जो वित्त आयोग है भारत का, ठीक है, उसकी स्थापना के बारे में, वित्तीय आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के बारे में चर्चा की थी 280 के अंदर। आज हम चर्चा करेंगे 281 से लेके, अनुच्छेद 281 के अंदर क्या कह रहा है ये, उसके अंदर देखते हैं। 281 अनुच्छेद 281, राष्ट्रपति संविधान के उपबंधों के तहत वित्त आयोग द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिश को संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखवाएगा। देखो, वित्त आयोग होता है, वित्त आयोग का क्या कार्य होता है? जो राष्ट्रपति के द्वारा, विधि द्वारा या संसद के द्वारा उसको कार्य दिया जाता है वित्त आयोग का। वित्त आयोग अपनी प्रत्येक 1 साल की रिपोर्ट या वित्तीय वर्ष की जो रिपोर्ट होती है ना, वो किसको देगा? राष्ट्रपति को देगा। और राष्ट्रपति उस रिपोर्ट को कहाँ पर रखवाएगा? प्रत्येक वर्ष संसद के समक्ष रखवाएगा। ठीक है। यह अधिकार किसका है? रिपोर्ट रखवाता कौन है? राष्ट्रपति। वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट किसको सौंपता है? राष्ट्रपति को सौंपता है। राष्ट्रपति फिर उस रिपोर्ट का क्या करता है? उसको संसद के समक्ष रखवाएगा। आर्टिकल नंबर 282 यह केंद्र और राज्यों के बीच दोनों को किसी भी सार्वजनिक उद्देश्य के लिए अनुदान देने का अधिकार देता है। यानी किसी भी सार्वजनिक उद्देश्य, आपको सरकारी कोई योजना लागू करनी है या सरकारी योजना के लिए आपको धन चाहिए, चाहे आप केंद्र के अंदर हो चाहे आप राज्य के अंदर हो, तो 282 के तहत आप क्या कर सकते हो? अनुदान देने का अधिकार देता है, भले ही यह उनकी संबंधित विधायी क्षमता के भीतर न हो। इस प्रावधान के तहत केंद्र राज्यों को क्या करता है? अनुदान देता है। अनुच्छेद 282 के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्यों को क्या देगी? अनुदान देगी। किस लिए? सार्वजनिक उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए। ठीक है। 281 के अंदर वित्त आयोग रिपोर्ट सौंपेगा राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति वो रिपोर्ट किसके समक्ष रखवाएगा? संसद के समक्ष। 282 के अंतर्गत क्या होगा? केंद्र राज्यों को क्या देगी? अनुदान देगी। किस मामले के लिए अनुदान देगी? सार्वजनिक उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए अनुदान दिया जाएगा। इसके बाद में 283 समेकित निधियां, या इसको आप बोल सकते हो संचित निधियां, आकस्मिक निधियों और सार्वजनिक खातों में जमा धन की अभिरक्षा आदि के विषय में बताता है। 283 के अंदर क्या है? जो भारत की संचित निधि है, आकस्मिक निधि है ना, प्रत्येक राज्य के अंदर, भारत के अंदर, संसद के अंदर आकस्मिक निधि है। आकस्मिक निधियों या सार्वजनिक खाते, यानी जो भी सरकारी अकाउंट्स होते हैं, गवर्नमेंट्स अकाउंट होते हैं, उन सभी के अंदर जितना भी धन जमा होता है, उस धन की रक्षा के बारे में कौन सा आर्टिकल बताता है? आर्टिकल नंबर 283 बताता है। यानी संचित निधि के अंदर जितना भी धन होगा, या आकस्मिक निधियों के अंदर जितना भी धन जमा होगा, या राज्यों की संचित निधियों के अंदर जितना भी धन जमा जमा होगा, या सरकारी खातों के अंदर जितनी भी राशि पड़ी होगी, उन सारी की सारी राशि की सेफ्टी के बारे में कौन सा अनुच्छेद संबंधित है? 283 नंबर अनुच्छेद। ठीक है। आर्टिकल नंबर 284 लोक सेवकों और न्यायालयों द्वारा प्राप्त वादकर्ता की जमा राशियों और अन्य धन की अभिरक्षा के बारे में बताता है। अच्छा, न्यायालय के द्वारा प्राप्त राशियां, न्यायालय को कहाँ से राशियां प्राप्त होगी? आपने देखा होगा कि जो हाई कोर्ट होता है, सुप्रीम कोर्ट होता है, वो किसी ना किसी को पनिशमेंट देता है। पनिशमेंट के साथ में क्या करता है? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जुर्माना लगाया जाता है। जुर्माना लगाया जाता है ना, वो जुर्माने की जो राशि होती है ना, उसकी ये चर्चा की गई है। लोक सेवकों और न्यायालय द्वारा प्राप्त वादकर्ता, वादकर्ता आपको पता है, वादकर्ता की जमा राशि है, अन्य धनराशि की अभिरक्षा के विषय में आगे इसके 2 पार्ट दे रखे हैं। 2 पार्ट के अंदर मैं आपको बताता हूँ। 1 नंबर पार्ट, भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा आयोजित या प्राप्त राजस्व सार्वजनिक धन के अलावा संघ या राज्य के मामले के संबंध में उनकी क्षमता में कोई अधिकारी
जैसा भी मामला हो, ये बात मैंने आपको बताई थी। फिर न्यायालय को प्राप्त आय, ठीक है, चाहे वो किसी भी मामले से आई हो, प्रत्येक मुजरिम से न्यायालय, ज्यादातर क्या होता है, आपको जैसे कोई भी मुजरिम है उसको 2 साल की सजा, 10,000 का जुर्माना, 3 साल की सजा या 5,000 का जुर्माना, ऐसे करके जुर्माना लगाया जाता है। तो उसके बारे में बताया गया है, भारत के क्षेत्र के अंदर किसी भी न्यायालय में किसी भी कारण, मामले, टिप्पणी या शब्दों के क्रेडिट का भुगतान भारत के सार्वजनिक या राजस्व के सार्वजनिक जैसा ही मामला हो में किया जाएगा। यानी इस चीज का क्या मतलब निकलता है, अभी जो धन न्यायालय के द्वारा ग्रहण किया जाएगा, ठीक है, जो पनिशमेंट के द्वारा धन वसूला जाता है, तो उस धन को कहाँ पे, या तो अगर हाई कोर्ट वसूलेगी तो राज्य की संचित निधि के अंदर, अगर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जुर्माना लगाया गया है तो वो धन कहाँ पे जाएगा, वो धन जाएगा तो जो देश की संचित निधि है उसके अंदर जाएगा। ठीक है, आर्टिकल नंबर 285, संघ की संपत्ति को राज्य कराधान में छूट, यानी केंद्र की संपत्ति है ना, उस संपत्ति के ऊपर राज्य टैक्स नहीं लगा सकता। संघ की संपत्ति जहां तक संसद कानून द्वारा अन्यथा प्रदान किया जा सकता है, ठीक किया जा सकता है, राज्य या राज्य के अंदर किसी भी तरह की रियायती आवेदन दिया गया सभी करों से मुक्त होगा। इस चीज का क्या मतलब निकलता है, जैसे राजस्थान के अंदर कोई भी केंद्र सरकार की संपत्ति है, तो राजस्थान सरकार उस केंद्र सरकार की संपत्ति के ऊपर टैक्स नहीं लगा सकती किसी भी प्रकार का। अन्य प्राइवेट कंपनियों के ऊपर, प्राइवेट जो प्रॉपर्टीज होती हैं उनके ऊपर टैक्स वसूला जाता है, लेकिन जो सार्वजनिक प्रॉपर्टी होती है और ऊपर से केंद्र सरकार की हो, ठीक है, यूनियन गवर्नमेंट की जो प्रॉपर्टी होगी, उस प्रॉपर्टी के ऊपर राज्य सरकार के द्वारा किसी भी तरह का टैक्स नहीं लगाया जाएगा। ये आर्टिकल नंबर 285 हमें बताता है। ठीक है। इसके बाद में 286 के अंदर क्या दिया गया है, माल की बिक्री खरीद पर बिक्री के संबंध में प्रतिबंध। ठीक है, यानी जो माल खरीदा बेचा जाता है, एक संबंधित एक राज्य से दूसरे राज्य में खरीदा बेचा जाता है, एक देश से दूसरे देश के अंदर बेचा जाता है, तो जब माल खरीदा या बेचा जाता है तो उसके ऊपर क्या होता है, उसके ऊपर टैक्स लगाया जाता है। ठीक है, तो उसके बारे में बताया गया है कि किसी भी राज्य का कोई भी कानूनी माल की या बिक्री या खरीद पर कर नहीं लगाया जा सकता, या अधिग्रहण या अधिकार नहीं दिया जा सकता जहां ऐसी बिक्री या खरीद होती है राज्य के बाहर या भारत के क्षेत्र में माल के विरोध के दौरान या बाहर माल के विरोध के दौरान। यानी अगर आप एक राज्य से दूसरे राज्य के अंदर क्या कर रहे हो, माल की खरीद कर रहे हो, माल क्रय कर रहे हो, विक्रय कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो एक राज्य से दूसरे राज्य के अंदर, तो आपको किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप भारत के क्षेत्राधिकार से बाहर कुछ बेच रहे हो या खरीद रहे हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। आर्टिकल नंबर 286 इससे संबंधित है। आर्टिकल नंबर 287, बिजली पर करों से छूट जहां तक संसद कानून अन्यथा प्रोविजन कर सकता है, यानी बिजली के संबंध में भी छूट दी जाती है। राज्य का कोई भी कानून बिजली के आयात या बिक्री, चाहे सरकार या अन्य उपकरण पर कर नहीं लगाएगा या का अधिकार नहीं देगा। इसे कौन अधिकार नहीं देगा, अभी जैसे इसका उदाहरण क्या है, सबसे बड़ा इसका उदाहरण होता है जो आजकल इलेक्ट्रिशियन ट्रेन चलती है ना, केंद्र सरकार की होती है लेकिन वो राज्यों के अंदर चलती है। अभी राज्यों के अंदर चलेगी तो बिजली तो राज्य सरकार के द्वारा ही खपत की जाएगी ना, तो फिर जो बिजली खपत की जाएगी उसके ऊपर किसी भी तरह का राज्य सरकार टैक्स नहीं लगा सकती। ठीक है, ये बात 287 के अंतर्गत बताई गई है। और 288 के अंतर्गत क्या बताया गया है, कुछ मामलों में पानी या बिजली के संबंध में राज्यों द्वारा कराधान में छूट के बारे में बताता है। यानी कुछ विषय ऐसे भी होते हैं जहां पे केंद्र सरकार के द्वारा राज्य सरकारों को क्या दिया जाता है, पानी या बिजली के मामलों के अंदर जो छूट प्रदान की जाती है, उन मामलों के बारे में चर्चा 288 के अंदर की गई है। इसके बाद में संघ करों पर राज्य की संपत्ति और आय की छूट के बारे में बताता है। राज्य की संपत्ति, जो केंद्रीय कर होते हैं उनके अंदर जो राज्य की संपत्ति होगी, राज्य की संपत्ति के ऊपर केंद्र सरकार भी कुछ तरह के टैक्स लगाती है, लेकिन उस टैक्स के अंदर जो छूट होती है उन सब के बारे में चर्चा कहाँ पे है, 279 के अंदर है। 290, जो कोई किसी ऐसे मामले में लोक वादा उत्पन्न करेगा जो इस संहिता द्वारा अन्यथा दंडनीय नहीं है, तो इसे क्या कर दिया जाएगा, 200 रुपए तक का आर्थिक दंड या दंडित किया जाएगा। यानी कोई भी व्यक्ति जो राज्य सरकार के द्वारा जो बिजली पर या पानी पर टैक्स लगाया जाता है उस टैक्स को नहीं भरेगा तो उसके ऊपर जुर्माना, ये देख लो 290 के अंदर उस जुर्माने के बारे में बताया गया, कितना है, 200 रुपए मात्र। अनुच्छेद नंबर 291,
शासकों के प्रीवी पर्स राशि से संबंधित था। पुराने समय का ये अनुच्छेद है, शासकों के प्रीवी पर्स से संबंधित था। और संविधान द्वारा 26वें संविधान संशोधन, कौन सा है? 26वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 में निरस्त कर दिया गया था। ठीक है। अनुच्छेद 292, संघ की कार्यकारी शक्ति ऐसी सीमाओं के भीतर यदि कोई भारत की संचित निधि की सुरक्षा पर उधार देने या विस्तारित है जो समय समय पर संसद द्वारा कानून द्वारा तय की जा सकती है, और ऐसी सीमाओं के भीतर गारंटी देने तक यदि कोई हो तक विस्तारित है जैसा कि निश्चित किया जा सकता है। यानी कुछ मामलों के अंदर या सुरक्षा के अंदर क्या करेगा, जो संसद की संचित निधि होती है उस मामले के अंदर क्या होता है, संघ की सारी सारी भूमिका होती है उस मामले के अंदर। ठीक है। सीमाओं के भीतर ये देख लेना, यदि कोई भारत की संचित निधि पर उधार लेने की विस्तारित है, यानी केंद्र सरकार के अंदर संचित निधि है, राज्य सरकारों को अगर आवश्यकता पड़े तो वो संघ सरकार की संचित निधि से क्या कर सकती है, उधार ले सकती है। लेकिन किसी भी राज्य को उधार देने से पहले क्या करना पड़ेगा, संसद की अनुमति, ये देख लेना, संसद कानून बनाकर तय की जा सकती है। यानी किसी भी राज्य को अगर पैसे की आवश्यकता है तो भारत की संचित निधि से पैसा दिया जा सकता है, लेकिन पैसा देने से पहले जो राज्य देश की संसद है वो संसद क्या करेगी, विधि द्वारा तय करेगी भी कितना पैसा देना है, कितनी आवश्यकता है, कितने समय में राज्य दोबारा वापस लौटाएगा, या सब कुछ। ठीक है। इसके बाद में 293 के अंदर, राज्य सरकारें देश के भीतर ही ऋण ले सकती हैं। राज्य सरकार की संस्थाएं विदेशी आधिकारिक विकास सहायता भागीदारों से सीधे उधार ले सकती हैं। इस चीज का क्या मतलब निकलता है कि राज्य सरकारें होती हैं वो देश के अंदर से ही क्या ले सकती हैं, देश के अंदर से ही राज्य सरकारें या संस्थाएं या विदेशी आधिकारिक विकास सहायता भागीदारी देश के भीतर से ऋण ले सकती हैं। जितनी भी देश के अंदर राज्य सरकारें हैं वो देश के अंदर से ऋण ले सकती हैं, पहली बात। अगर देश के अंदर ऋण नहीं मिलता तो क्या है, विदेशी संस्थाएं कौन कौन सी, आधिकारिक विकास सहायता से भागीदारी से सीधे उधार ले सकती हैं। कौन सी संस्था, आधिकारिक विकास सहायता। अनुच्छेद नंबर 294, सभी वस्तुएं वस्तु के लिए जो अभी से शुरू होने वाली भारत डोमिनियन सरकार के लिए अभी शुरू हो रही हैं या ठीक पहले महामहिम के निहित थी, प्रत्येक गवर्नर के प्रांत में विशेष रूप से संघ और संबंधित राज्य में निहित होगी। यानी देश आजाद होने से पहले जिन जिन वस्तुओं पर केंद्र सरकार का अधिकार था या महामहिम जिसको राष्ट्रपति बोला जाता है, केंद्र सरकार का या महामहिम का अधिकार था, उनके ऊपर टैक्स कौन वसूलेगा, केंद्र सरकार। और जो वस्तुएं राज्य से संबंधित है या राज्य के क्षेत्राधिकार के अंदर आ जाती है उस पे टैक्स कौन वसूलेगा, राज्य में निहित किया जाएगा। ठीक है। इसके बाद में 295, सभी संपत्ति और संपत्ति जो ऐसे प्रारंभ से ठीक पहली अनुसूची के भाग बी में निर्दिष्ट राज्य के अनुरूप किसी भी भारतीय राज्य में निहित थी, यानी किसी भी भारतीय राज्य के अंदर जो संपत्ति है संघ में निहित होगी। किसी भी भारतीय राज्य के अंदर पहली अनुसूची लागू होने से पहले जो संपत्ति थी वो अब संपत्ति किसकी होगी, केंद्र सरकार की होगी। यदि वे उद्देश्य जिनके लिए ऐसी संपत्ति और संपत्ति ऐसे ठीक पहले से आयोजित की गई है, यदि उस संपत्ति के लिए कुछ आदेश उद्देश्य निर्धारित किए गए हों, ये बात बोली गई है ना, उद्देश्य जिनके लिए ऐसी संपत्ति या संपत्ति ठीक पहले से आयोजित की गई है, इसके बाद प्रारंभ संघ सूची में उल्लेखित किसी भी मामले से संबंधित संघ का उद्देश्य होगा। यानी क्या है, अनुसूची 1 लागू होने से पहले जो संपत्तियां जितनी भी प्रॉपर्टी थी वो अनुसूची 1 लागू होने से पहले राज्यों में निहित थी, वो अब किसके अंडर में आ जाएगी, संघ सूची के अंडर में आ जाएगी। ठीक है। मैंने आपको बताया था संघ सूची के अंतर्गत 100 विषय हैं, राज्य सूची के अंतर्गत 61 विषय हैं, और जो समवर्ती सूची है उसके अंदर कितने हैं, 52 विषय हैं। इन सब के बारे में मैंने आपको बताया था ना, तो वही बात ये कर रहा है। 296, भारत के राज्य क्षेत्रों में किसी भी संपत्ति में यदि संविधान सम्मिलित में नहीं आया तो राजगृह या अधिकारवान स्वामी के अभाव में स्वामी विकसन होने से यथास्थिति को या किसी देशी राज्य के शासक को प्रस्तावित किया गया था। यदि उसकी संपत्ति किसी राज्य में स्थित है तो उस राज्य में और किसी अन्य स्थिति में संघ में निहित होगी। यानी ऐसा कोई व्यक्ति जिसकी संपत्ति किसी भी राज्य क्षेत्र के अंतर्गत आई है तो वर्तमान के अंदर उस संपत्ति का अधिकारवान स्वामी
अभाव में है, यानी अधिकारवार स्वामी क्या है, अधिकारवान जो स्वामी है वो है नहीं है, तो वो संपत्ति किसके अधिकार में आएगी, वो संपत्ति राज्य में, संघ में निहित होगी। किसके, किस में निहित होगी, संघ के अंदर निहित होगी वो संपत्ति। अनुच्छेद नंबर 297, भारत के राज्य क्षेत्रीय, सागर खंड या महाद्वीपीय भूमि या अनियन आर्थिक क्षेत्र में समुद्र के नीचे की सभी भूमि, खनिज और अन्य मूल्यवान चीजों संघ में निहित होगी और संघ के प्रयोजनों के लिए धारण की जाएगी। जैसे अभी गुजरात है, गुजरात के नीचे गोवा है, तो इनके लिए आसपास की जो भूमि होती है ना, इनके आसपास का जो तटीय इलाका इलाका होता है, जो जैसे ये भारत की दक्षिण भारत का है, अभी यहाँ तक जो 20 किलोमीटर का एरिया है राज्यों के बिल्कुल सामने, ये किसका है, केंद्र सरकार का है। यहाँ पे निकलने वाले जो खनिज होंगे वो सारे के सारे किसके अंडर में आएंगे, इनके ऊपर केंद्र सरकार का अधिकार होगा। ठीक है, चाहे वो किसी भी राज्य की सीमा के पास से मिले हों, गुजरात, गोवा, किसी भी राज्य की सीमा के पास में, लेकिन किसका अधिकार होगा, सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार का अधिकार होगा। अनुच्छेद नंबर 297 हमें ये बताता है। 298, व्यापार करने आदि की शक्ति, जहां तक ऐसा व्यापार या कारोबार या ऐसा प्रयोजन वह नहीं है जिसके संबंध में राज्य का विधानमंडल विधि बना सकता है। व्यापार करने के संबंध में है, राज्य की शक्ति होती है, अभी राज्य भारत देश के अंदर या राज्य की सीमाओं के अंदर किसी भी क्षेत्र के अंदर जाके व्यापार कर सकता है। मैंने आपको जब आर्टिकल नंबर करवाया था ना, भाग नंबर 3, जिसके अंदर मौलिक अधिकारों के बारे में बताया था, तो हमारा मौलिक कर्तव्य है 19 के अंदर मैंने आपको बताया था, अभी भारत के अंदर किसी भी क्षेत्र के अंदर जाकर हम क्या कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं। अनुच्छेद 19 के अंदर आप याद करो, किसी भी क्षेत्र के अंदर बसने का अधिकार होता है, किसी भी क्षेत्र के अंदर व्यापार करने का अधिकार होता है। सारी चीजें मैंने आपको बताई थी। तो राज्य का विधानमंडल विधि बना सकता है, वहां तक प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति संसद के विधान के अधीन होगी। यानी राज्य कानून तो बनाएगा, लेकिन वो किसके अधीन होगा, संसद के विधान के अधीन होगा। समझ में आ गई ना बात। के बाद में 299, 299 संघ या राज्य की कार्यकारी शक्तियों के प्रयोग में किए जाने अनुबंधों में अभिव्यक्त और निष्पादित करने के तरीके को दर्शाता है। इसका उद्देश्य सार्वजनिक निधि की सुरक्षा और अधिकृत या अवैध अनुबंधों को रोकने के लिए एक प्रक्रिया स्थापित करना है। किसका प्रक्रिया, संघ या राज्यों की कार्यकारी शक्ति होती है ना, केंद्र सरकार की, संसद की या विधानमंडल की, तो प्रयोग में उस कार्यकारी शक्ति को प्रयोग में अभिव्यक्ति या निष्पादित करने के तरीके को दर्शाता है। अभी उस अभिव्यक्ति या उस स्वतंत्रता का कैसे प्रयोग किया जा सकता है व्यापार के मामले के अंदर। ठीक है, तो वही बात इसके अंदर हमें बताई गई है। इसके बाद में 299 के बाद में 300 के अंदर हमें क्या बताया गया है, वाद और कार्यवाहिका से संबंधित है। किससे संबंधित है, वाद और कार्यवाहिका से संबंधित है। भारत सरकार भारत संघ के नाम से मुकदमा कर सकती है। किसमें, भारत सरकार भारत संघ के नाम से मुकदमा कर सकती है अगर कोई मामला वाद या कार्यवाहिका से संबंधित हो, और एक राज्य की सरकार राज्य के नाम से मुकदमा कर सकती है। अगर राज्य का राज्य के साथ आपस में संबंध हो, या राज्य का संघ सरकार के साथ में आपस में क्या हो, वाद हो, तो वो मुकदमा भारत सरकार भारत संघ के नाम से मुकदमा करेगी, राज्य सरकार राज्य की सरकार राज्य के नाम से मुकदमा कर सकती है। और संसद के अधिनियम द्वारा किए जा सकने वाली किसी भी प्रावधान के अधीन हो सकती है। ये मुकदमे तो कर सकते हैं, लेकिन संसद के क्या होंगे, संसद के अधिनियम के अधीन मुकदमे किए जाएंगे। ठीक है, ये मैंने आपको आज भाग नंबर जो 12 था हमारा, वो आज कंप्लीट हो चुका है। कल हम देखेंगे भाग नंबर 13। ठीक है, अगर आपको ये क्लास अच्छी लगती है तो क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास के साथ भाग नंबर 13। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।